बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी अहम मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह के कमांडर नसरुल्लाह को मार गिराया है। आईडीएफ ने एक और सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। आईडीएफ लगातार ईरान को चोट पर चोट दिया जा रहा है, लेकिन खamenei के पास हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं है क्या? इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। सीधा संजीव श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे। संजीव जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे हम। जिस प्रकार से आईडीएफ ने या कहें मोसाद ने ईरान के अंदर घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारा, सीरिया से कई ईरानी अफसर को उठाकर ले गए वो, और अब नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान भी लगातार इस कोशिश में था कि वो भी मिडिल ईस्ट का खलीफा बने, सऊदी को वो टक्कर देता नजर आ रहा था। लेकिन क्या सवाल खड़े हुए हैं ईरान की लीडरशिप पर? ईरान लगातार ये दिखा रहा था कि मिडिल ईस्ट में सबसे मजबूत आर्मी वो रख रहा है, परमाणु हथियार वो बनाने जा रहा है, लेकिन क्या अब सवाल खड़े होंगे ईरान के ऊपर अगर ईरान यहाँ पे एक्शन नहीं लेता है? और अगर एक्शन लेता है तो फिर काम उल्टा हो जाएगा। वहां पर अमेरिका, नेटो उसका वेट कर रहे हैं कि वो पहल करे। जी जी बिल्कुल। देखिए राजेश जी, ईरान के महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हैं, लेकिन ईरान की जो महत्वाकांक्षाओं की आड़ में जो उसके जो ईरान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो उसके जो एडवर्सरीज हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़ी क्षमता वाले। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उनकी बहुत ही क्लोज वॉच रहती है, और ये जो दोनों राष्ट्र हैं वो इस बात की, इस अवसर की तलाश में हैं कि किस तरीके से ईरान उन्हें कोई ऐसा मौका दे कि जिसके के ऊपर उसके बाद वो उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर सके। और यदि ईरान इस पूरे सिचुएशन के बाद कोई बड़ी स्ट्राइक इजराइल के विरुद्ध कोई वॉर अगर डिक्लेयर करता है और यदि ऐसा कोई वो दुस्साहस करता है तो जाहिर है कि ईरान ऐसा मौका अमेरिका को और इजराइल को दे देगा। यदि ईरान ने इजराइल के विरुद्ध कोई युद्ध छेड़ा तो अमेरिका स्पष्ट रूप से खुल करके मैदान में इजराइल के साथ आके खड़ा हो जाएगा, और फिर ये जो ईरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, इंस्टॉलेशंस के ऊपर बड़े हमले हो सकते हैं, और ईरान के जो अन्य जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वो भी क्षतिग्रस्त होंगे, गहरे तरीके से प्रभावित होंगे। अभी आपने कल ही देखा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने ईरान की लीडरशिप को सीधा सीधा जो है वार्न किया कि उन्होंने ये अपने उनके अगर शब्दों में कहूँ तो उन्होंने ये कहा कि इजराइल के जो आर्म्स हैं वो इतने ज्यादा लंबे हैं कि ईरान के किसी भी कोने पे वो जा सकते हैं और ईरान को कहीं से भी वो टारगेट कर सकते हैं। तो ये ईरान की लीडरशिप जो है इजराइल से भारी दबाव में है। अमेरिका की पूरी ताकत इजराइल के साथ खड़ी है, यूरोपीय देशों की ताकत इजराइल के साथ खड़ी है। और एक बात लेकिन यहाँ बहुत स्पष्ट है कि चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो या हूती हो, ये जो आतंकी संगठन है ये ईरानियन प्रॉक्सीज है। ईरान एक ऐसा राष्ट्र है पाकिस्तान के अलावा जो कि आतंकवाद का इस्तेमाल अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को, अपने मंसूबों को हासिल करने के लिए करता है। वो आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और इन जो आतंकी संगठनों को और इन आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान और ईरान दो ऐसे एग्जाम्पल हमारे विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्पष्ट रूप से। और ईरान के द्वारा ये जो हिजबुल्लाह है 1982 में ईरान के द्वारा ही खड़ा किया गया संगठन था। जब इजराइल ने लेबनान पे हमला किया उसके बाद से ये जो प्रॉक्सी है ईरान ने खड़ा किया, और उसके बाद हमास हो चाहे हूती हो, सभी ईरान के द्वारा खड़े किए गए आतंकी संगठन। जैसा कि श्रद्धेंदु सर ने कहा कि ईरान कोई डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता, वो नहीं चाहेगा कि कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करे, तो वो अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से, अपने अन्य संगठनों के माध्यम से वो इस तरीके की साजिशें रचता है। लेकिन उसके जो मंसूबे हैं वो बड़े हैं, वो लीडरशिप का रोल पाना चाहता है। लेकिन ईरान ने जो सुन्नी जो राष्ट्र हैं, जो सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ, क्योंकि जो शिया सुन्नी का जो डिवाइड है उसकी वजह से भी वहां से जो मुस्लिम वर्ल्ड, जो एक वाइडर मुस्लिम वर्ल्ड है, उसमें भी उसने डिवीजन खड़े कर रखे हैं।
और जो 7 अक्टूबर का, राजेश जी मैं फिर से जिक्र करना चाहूंगा कि 7 अक्टूबर का जो हमला हमास ने किया और उसके बाद हिजबुल्लाह और हुती ये जो लगातार हमले कर रहे थे इजराइल के ऊपर, इनका लक्ष्य इजराइल को आइसोलेट करने का। ये नहीं चाहते कभी भी कि इजराइल की जो संबंध है वो शिया, जो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड जो है। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन इत्यादि के साथ अच्छे हों और वो उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को, इजराइल के रीजनल इंटीग्रेशन को रोकना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जो भाषण है कल, जो यूएनजीए में दिया है, उन्होंने इस बात को फिर से लगातार एम्फसाइज किया कि किस तरीके से ये जो आतंकी संगठन है और ईरान जो कि उनका बैकर है, वो उनके नॉर्मलाइजेशन की जो बातचीत चल रही है वो तोड़ना चाहते हैं। आता हूं सर आपके पास। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि इस बात की चर्चा लगातार पिछले 3-4 दिन से चल रही थी कि क्या आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन हिजबुल्लाह के खिलाफ लॉन्च करेगी और कितनी सक्सेस मिलेगी। कहा जा रहा था कि वहां पर भी सुरंगों का, टनल्स का एक नेटवर्क है, पूरा जाल बिछा रखा है। हमास के जो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक और लीडरशिप को खोने के बाद क्या लगता है आपको कि अब ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत है, और अगर है तो कितना सेफ ये होने वाला है सर? देखिए, इजराइल का सबसे बड़ा कंसर्न है आज की डेट में नॉर्थ इजराइल से जो 60 से 70 हजार इजराइलों को वहां से इवैक्यूएट करके जो उनको खाली कराया गया है, उस इलाके में उनको फिर से बसाना है, फिर से ले जाना है। जब तक ये प्रोसेस शुरू नहीं होगा तब तक इजराइल युद्ध को खत्म नहीं करेगा। अब वो कैसे इसको अचीव करेगा? पहले देखिए, उसने एक तरीके से हिजबुल्लाह को खात्मा करना और साउथ लेबनान को पूरी तरीके से सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहा है, और ये अचीव तब होगा। देखिए, डिस्टेंस बैटल से आप डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तमाम तरीके के बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर आप उस इलाके के टोटल सैनिटाइजेशन के लिए जाते हैं या वहां पे कोई एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ना हो, तो आपको ग्राउंड फोर्सेस लॉन्च करना पड़ता है। इसकी तैयारी में देखिए, उन्होंने तमाम बख्तर गाड़ियों का वहां पे जमावड़ा कर रखा है, रिजर्विस्ट को एक्टिवेट कर रखा है, लेकिन आप कब तक किन इलाकों को सैनिटाइज करेंगे, कहां तक आप इसकी एक्सटेंड बढ़ाएंगे? आज की डेट में जब हिजबुल्लाह के पास शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज मिसाइल है और उनके पास एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी शिप मिसाइल, इन सब का जखीरा है, इसकी डायरेक्ट सप्लाई ईरान से आती है, ईरान को फर्दर सपोर्ट मिलता है चाइना और रूस से और नॉर्थ कोरिया से, तो एक अलग तरीके का गेम प्लान है। मेरा मानना है कि इजराइल को कोएग्जिस्टेंस की तरफ जाना चाहिए। उन्होंने डिस्ट्रक्शन कर रखा है, ग्राउंड फोर्सेस को ऑपरेट करना वो कर सकते हैं, क्योंकि लड़ाई में कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी जरूरत मेरे समझ से नहीं है। आपका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पुख्ता है, बहुत स्ट्रांग है, 3 टियर में आप लगाते हैं, इसी वजह से हिजबुल्लाह के एक भी मिसाइल आपको टारगेट सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने तल अवीव को टारगेट करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट करने की कोशिश की, 1-2 मिसाइल गिरने के अलावा वो बहुत सब्सटेंशियल डैमेज नहीं करता है। लिहाजा ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत इस समय नहीं होती है। आप उनकी लीडरशिप तोड़ रखा, आपने कम्युनिकेशन उनका बर्बाद कर रखा और आपने हथियारों के जखीरों को आपने डिस्ट्रॉय कर रखा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या ये वो सही वक्त नहीं है जब पूंछ की बजाय आप सांप की मुंडी पर चोट करें? हिजबुल्लाह क्योंकि कमजोर तो है, अगर हिजबुल्लाह को खत्म करना है तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा सर। देखिए, हिजबुल्लाह साउथ लेबनान में ये सिर्फ सीमित है ऐसा नहीं है। हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो नॉर्थ ईस्ट लेबनान में भी हैं, और जिस तरीके के मिसाइल है, आप किस लेवल तक जा रहे हैं, कहां तक आप प्रोटेक्शन चाह रहे हैं अपने इजरायलीज का। इजराइल देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है, और आज की डेट में जिस तरीके का आर्सेनल है, वेपनरी है, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से तमाम तरीके के मोड्स अवेलेबल है स्ट्राइक करने के लिए, आप हमेशा सिक्योर नहीं रह सकते हैं। आप एक फिजिकल सिक्योरिटी के लिए जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है 60 से 70 किलोमीटर इनसाइड लेबनान में ये ऑपरेशन लॉन्च करें और उस इलाके को सैनिटाइज करें, जिससे कि दिखा सके कि हमने वहां से कंप्लीटली हिजबुल्लाह को हटा रखा है। लेकिन आप जिस तरीके का डैमेज आपने किया है गाजा पट्टी में, उस तरीके का आप डैमेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत समय चाहिए। और ये जो लड़ाके हैं बड़े मोबाइल हैं,
आज की एक जगह पे कल दूसरी जगह चले जाएंगे, और उनका जब इस तरीके का मूवमेंट होता है उनको टारगेट करना मुश्किल होता है। लेकिन किसी भी संभावनाओं से निकाला नहीं जा सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन भी हो सकते हैं, क्योंकि आईडीएफ का मोराल बहुत हाई है, और जब इस मोमेंटम पे आर्मी काम करती तो वो कुछ भी अचीव कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आईडीएफ कुछ भी कर सकती है सर, शिनबेल्ट और मोसाद कुछ भी कर सकती है, ये उन्होंने करके एक बार फिर से दिखा दिया है। एक बड़ी खबर है संजीव जी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ी हुई बड़ी खबर दिखा रहे। यूएन के मंच से फिर रोए पाक पीएम शहबाज शरीफ ने फिलिस्तीन की तुलना जम्मू कश्मीर से की। लोगों ने स्वतंत्र, चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।